हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो ये है अब्राहम लिंकन व अमेरिकी गृह युद्ध। यूएसए में 1858 ईस्वी में सीनेट के चुनाव हुए। अमेरिकी राजनीतिक मंच में एक ऐसे व्यक्तित्व का प्रादुर्भाव हुआ जिसने सही अर्थों में आधुनिक संयुक्त राज्य अमेरिका की समृद्धशाली और सुदृढ़ता की नींव स्थापित की। इस व्यक्तित्व का स्वामी था अब्राहम लिंकन। दास प्रथा पर अमेरिकी राजनीतिक दलों की मान्यता। 1858 ईस्वी में सीनेट में लिंकन का मुख्य प्रतिद्वंदी सीनेटर स्टीफन ए डगलस था। ये दोनों प्रतिद्वंदी बहुत से राजनीतिक गुणों से परिपूर्ण थे। तथापि लिंकन एक विशेष प्रश्न अर्थात दास प्रथा की समाप्ति पर डगलस से एकदम अलग, स्पष्ट और अग्रगामी दृष्टिकोण रखता था। अपने चुनाव प्रचार के आरंभ से ही लिंकन ने कहा, जो घर दो परस्पर विरोधी भागों में बटा हो वह टिक नहीं सकेगा। मेरा विश्वास है कि शासन आधे लोगों को दास और आधे लोगों को स्वतंत्र रहकर नहीं चल सकता। मैं यह नहीं कहता कि संघ विघटन होगा या सदन नष्ट हो जाएगा, किंतु मैं इसे विभाजित होने से रोकना चाहता हूँ। तो ये अब्राहम लिंकन ने कहा था कि अब्राहम लिंकन क्या थे कि जो दास प्रथा थे उसको समाप्त करने के पक्ष में थे। इस प्रकार लिंकन के विचार से स्पष्ट रूप से दास प्रथा के विरुद्ध थे। वह यह भी जानता था कि दास प्रथा का वैधानिक रूप से अंत होगा राष्ट्रहित में है। दास प्रथा का वैधानिक रूप से अंत होना क्या है, राष्ट्रहित में है। परंतु वह इस कुप्रथा का अंत धीरे धीरे योजनाबद्ध ढंग से करना चाहता था। तो अब्राहम लिंकन दास प्रथा का अंत धीरे धीरे एवं योजनाबद्ध तरीके से करना चाहता था। दास प्रथा की समाप्ति का प्रश्न एक जटिल समस्या के रूप में उत्पन्न हो चुका था। स्थिति बहुत गंभीर हो रही थी और उत्तरी तथा जो दक्षिणी राज्यों के विघटनकारी और अलगाववादी तत्वों ने इसे खुलकर और दुष्कर बना दिया। 16 अक्टूबर 1859 को जॉन ब्राउन नामक एक दास विरोधी व्यक्ति ने अपने कुछ सैनिकों को लेकर हार्पर फेरी, उत्तरी वर्जीनिया के संजय शस्त्रागार पर अधिकार करने की असफल और धृष्टतापूर्ण चेष्टा की। अंततः वह पकड़ा गया और 2 दिसंबर 1859 को उसे फांसी पर लटका दिया गया। इस घटनाक्रम ने उत्तरी और दक्षिणी राज्यों के बीच पनप रही शत्रुता की ज्वाला को और हवा प्रदान की। राष्ट्रपति का चुनाव 1860 ईस्वी। अमेरिका के उत्तरी तथा दक्षिणी प्रांतों के वैमनस्य का प्रभाव राजनीतिक क्षेत्रों और दलों पर भी पड़ना आरंभ हो चुका था। विशेषकर डेमोक्रेटिक दल के उत्तरी तथा दक्षिणी सदस्यों के बीच वैमनस्य शत्रुता इतनी बढ़ चुकी थी कि वे राष्ट्रपति पद के लिए किसी एक के नाम पर आम सहमति न बना सके। डेमोक्रेटिक पार्टी के कुछ वरिष्ठ सदस्यों ने इस बात के लिए भरसक प्रयास किए कि वह महत्वपूर्ण अवसर पर दल में फूट न पड़े, परंतु वे इस उद्देश्य में सफल न हो सके। तो राष्ट्रपति चुनाव में जो डेमोक्रेटिक पार्टी थी, उनकी जो उत्तरी और दक्षिण के सदस्य थे, उसमें क्या हो गया था, वैमनस्य पैदा हो गया था। वो एक डेमोक्रेटिक पार्टी के जो सदस्य थे उन्होंने इस बात के भरकर प्रयास किया कि इस महत्वपूर्ण अवसर पर पार्टी में फूट न पड़े, मगर वो इस उद्देश्य में सफल न हो सके। उत्तरी राज्यों ने डगलस को अपना प्रत्याशी घोषित किया। डेमोक्रेटिक दल में उत्तरी राज्यों के सदस्य का बहुमत था तथा फिर डगलस की उम्मीदवारी के लिए आवश्यक 2/3 बहुमत प्राप्त न कर सके। दूसरी तरफ दक्षिणी राज्यों के राष्ट्रपति पद के लिए केंटकी के जॉन सी ब्रेकनरिज को और उपराष्ट्रपति के लिए ओरेगन के जोसेफ लेन को नामित किया। इस बीच एक नया राजनीतिक दल कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिटी पार्टी भी अस्तित्व में आई। इस पार्टी ने टेनेसी के जॉन बेल को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया। तो तीन आदमी हो गए राष्ट्रपति, 2 आदमी तो ये, एक तो जॉन सी ब्रेकनरिज और दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनल यूनाइटेड पार्टी के जॉन बेल को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया। डेमोक्रेटिक दल के इस आपसी मतभेद का लाभ रिपब्लिकन पार्टी ने उठाया। 16 मई 1860 को शिकागो में हुए कन्वेंशन में रिपब्लिकन पार्टी ने सर्वानुमति से अब्राहम लिंकन को राष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया। 1860 के राष्ट्रपति चुनाव में कुल निर्वाचन मतों में से लिंकन को 180, डगलस को 12, ब्रेकनरीज को 72 और बेल को 39 वोट मिले। इस प्रकार विभाजित विपक्ष का लाभ उठाकर लिंकन असाधारण बहुमत से यूएसए के राष्ट्रपति पद के लिए क्या हो गए, निर्वाचित हुए। इस समय संपूर्ण यूएसए में भय, आकांक्षा, अनिश्चितता और तनाव का वातावरण व्याप्त था। लिंकन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य संघ
संघ का संरक्षण करना था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह आवश्यक था कि उत्तरी एवं दक्षिणी राज्यों के मध्य व्याप्त गतिरोध और तनाव को समाप्त किया जाए। अपनी इस विचारधारा को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हुए लिंकन ने कहा कि इस संघर्ष में मेरा परम लक्ष्य है संघ का संरक्षण, न कि दास प्रथा का पोषण या उसका विनाश। उनका मत था कि दक्षिण राज्यों में व्याप्त दास प्रथा का धीरे धीरे उन्मूलन होना चाहिए। तो उनका ये इम्पोर्टेंट ये था कि परम लक्ष्य जो था कि वो क्या, संघ का संरक्षण। अमेरिका में उत्तरी राज्यों में कृषि अर्थव्यवस्था की स्थान औद्योगिक अर्थव्यवस्था ने ले लिया था। तो जो उत्तरी राज्य थे उनका वो ज़्यादा डेवलप्ड थे, मतलब औद्योगिक अर्थव्यवस्था थी, वहाँ इंडस्ट्रियल इकोनॉमी थी। वहाँ बड़े पैमाने पर विशाल उद्योग फैले हुए थे। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में उत्तरी राज्यों में अभूतपूर्व आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास हुआ। इस सांस्कृतिक और बौद्धिक जागृति ने उत्तरी राज्यों के लोगों को अमानुषिक दास प्रथा का विरोध करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपने क्षेत्र के साथ ही दक्षिणी राज्यों में विद्यमान दास प्रथा की समाप्ति के लिए प्रयत्न करने आरंभ कर दिए। तो उत्तरी राज्य इंडस्ट्रियलाइज्ड थे और उन्होंने क्या किया कि जो दास प्रथा था उसका विरोध करना शुरू कर दिया, और साथ में दक्षिण में राज्य थे उनमें भी जो दास प्रथा थी उसको भी एंड करने का प्रयास किया। दूसरी तरफ जो दक्षिणी राज्य थे किसी भी दशा में दास प्रथा में कोई हस्तक्षेप नहीं चाहते थे, क्योंकि यह प्रश्न सीधे उनके आर्थिक हितों पर जुड़ा था। क्योंकि जो दक्षिण के राज्य थे वो क्या थे, ज़्यादा कृषि प्रधान थे और उनके लिए लेबर के लिए वो इन दासों का यूज़ करते थे। आरंभ में लिंकन का यह स्पष्ट विचार था कि जिन दक्षिणी राज्यों में दास प्रथा विद्यमान है वहां धीरे धीरे इस प्रथा को समाप्त करना चाहिए। वह यह जानता था कि यह प्रश्न दक्षिणी राज्यों के आर्थिक हितों व झूठी प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है, और इस पर अचानक और कड़ा प्रहार किया गया तो स्थिति और अधिक दुरूह हो जाएगी। वस्तुतः लिंकन न तो एक दास प्रथा के तीव्र उन्मूलन के पक्ष में था, न ही मफदरू दास अधिनियम फ्यूजिटिव स्लेव एक्ट की समाप्ति के पक्ष में था। उसका मत था कि जहां भी दास प्रथा विद्यमान है वहां दासों के जीवन, स्वतंत्रता और आर्थिक लाभ मिलने चाहिए, क्योंकि यह अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा की मूल भावना में अंतर्निहित है। गृह युद्ध का आरंभ। अब्राहम लिंकन ने राष्ट्रपति पद की शपथ भी नहीं ली थी, और इससे पहले कि दक्षिणी राज्यों में क्या हो गया, पृथकवादी हलचलें अत्यंत तीव्र होगी। इन पृथकवादी राज्यों का मत था कि चूंकि यूएसए स्वतंत्र संप्रभु राज्यों की स्वेच्छा से बना एक संघ राष्ट्र है, अतः यदि किसी राज्य की इच्छा संघ में न रहने की है तो वो अपनी इच्छा से संघ से अलग हो सकता था। तो दक्षिण जो राज्य थे वो ये मानते थे कि यूएसए क्या है, स्वतंत्र संप्रभु राज्यों की स्वेच्छा से बना एक संघ है। तो उनका ये मन था कि अगर वो संघ में यदि किसी राज्य के संघ में न रहने की इच्छा है तो वो अपनी इच्छा से क्या हो सकता है, अलग हो सकता है। इस दिशा में पहल दक्षिणी राज्य कैरोलिना ने की। उसने सितंबर 1860 में संघ से पृथक होने का निर्णय कर लिया। कैरोलिना राज्य के इस निर्णय के बाद दक्षिण के अन्य पृथकवादी राज्य भी संघ से अलग होने के लिए प्रेरित होने लगे। परिणाम तो क्या हुआ, 1861 में ईस्वी के अंत तक मिसिसिपी, अलाबामा, जॉर्जिया, फ्लोरिडा, टेक्सास और लुइसियाना जैसे कुल 7 राज्यों ने संघ से अलग होने का निर्णय ले लिया। संघ से पृथक हुए 7 दक्षिणी राज्यों ने कॉन्फेडरेशन ऑफ अमेरिका के नाम से एक परिसंघ का निर्माण कर लिया। एक परिसंघ के लिए अलग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कांग्रेस आदि की व्यवस्था की गई। परिसंघ के राष्ट्रपति पद पर जेफरसन डेविड और उपराष्ट्रपति पद पर अलेक्जेंडर स्टीफेंस को चुना गया। इस प्रकार राष्ट्रपति पद के ग्रहण के पूर्व ही एक गंभीर समस्या लिंकन के समक्ष उत्पन्न हो गई। लिंकन द्वारा राष्ट्रपति पद की शपथ। अब्राहम लिंकन ने 4 मार्च 1861 को राष्ट्रपति पद की शपथ ली। वह प्रत्येक स्तर पर संघ की एकता चाहता था और असंतुष्टों से वार्तालाप के आधार पर समस्याओं का समाधान करना चाहता था। तो अब्राहम लिंकन चाहते थे कि असंतुष्टों की से वार्तालाप कर क्या हो, जो समस्याओं उनका समाधान हो। उसने असंतुष्टों से स्पष्ट रूप से अपील की कि जब तक वे सशस्त्र विद्रोह नहीं करेंगे तब तक संघ उनके विरुद्ध सशस्त्र कार्रवाई नहीं करेगा, परंतु ऐसा संघ की एकता और कीमत पर नहीं
होता, परंतु उसकी ऐसा संघ की एकता की कीमत पर नहीं होगा। परंतु उसकी इस अपील का दक्षिणी परिसंघ पर कोई प्रभाव न पड़ा। वे अपनी झूठी शक्ति और दंभ पर अभी भी टिके हुए थे। उसके बाद क्या हुआ कि चार्ल्सटन में जो स्थित समटर का किला संघ की सामरिक सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था। यहाँ पर संघीय सेना के मेजर एंडरसन की सेना को अत्यंत आवश्यक रसद एवं अन्य सामानों की आवश्यकता थी। इसकी कमी में यह किला परिसंघ की सेनाओं का सामना नहीं कर सकता था। अतः लिंकन ने 6 अप्रैल 1861 में समटर के किले की सहायता के लिए नौसेना भेजने का निश्चय किया। अब दक्षिणी परिसंघ को तुरंत निर्णय लेना था, जो अत्यंत कठिन कार्य था। परिसंघ ने मेजर एंडरसन को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। परिणामतः परिसंघ की सेनाओं ने 12 अप्रैल 1861 को समटर के किले पर बमबारी आरंभ कर दी। अतः विवश होकर एंडरसन ने 14 अप्रैल को आत्मसमर्पण कर दिया। लिंकन किसी भी कीमत पर समटर के किले की रक्षा करना चाहता था। वह यह जानता था कि यदि संघ को सुरक्षित और अखंडित रखना है तो किले को वापस प्राप्त करना ही होगा। परिणामतः अपने कुछ मंत्रियों की इच्छा के विरुद्ध भी उसने समटर की सहायता के लिए रसद और अन्य सामग्री भेज दी। अब एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि जिसमें सारा राष्ट्र लिंकन के पीछे खड़ा था। अब सबसे प्रमुख कार्य संघ और राष्ट्र की सुरक्षा करना था, और इस कार्य को लिंकन ही मूर्त रूप दे सकता था। लिंकन ने अपने उत्तरदायित्व पर सेना में 75,000 स्वयंसेवकों की भर्ती की। इन स्वयंसेवकों का दक्षिणी परिसंघ के तटों की नाकेबंदी का आदेश दिया गया। इस प्रकार दोनों पक्षों की ओर से युद्ध का सेनाद हो चुका था। राज्यों का बंटवारा। युद्ध की इस परिस्थिति में सबसे पहले 8 राज्यों को निर्णय लेना था, जो अभी अनिश्चित स्थिति में थे। अब वह समय आ गया था कि वे संघ या परिसंघ में से किसी एक में रहने का निर्णय करें। इस स्थिति में 4 दास राज्यों वर्जीनिया, आरकनास, कंसास, टेनेसी और उत्तरी कैरोलिना ने दक्षिणी परिसंघ में सम्मिलित होने का निर्णय लिया। शेष 4 राज्यों हो गए, मिसौरी हो गए, मैरीलैंड हो गए, केंटकी और डेलावेयर ने पुराने संघ में ही बने रहने का निर्णय लिया। इस प्रकार राज्यों एवं उसमें रहने वाले लोगों का बंटवारा पूरा हो गया। उत्तरी संघ युद्ध से संबंधित संसाधनों की दृष्टि से अत्यधिक ज्यादा संपन्न था, व्यवस्थित भी था। संघ के शासन को ही विदेशी राष्ट्रों से वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त थी। लिंकन ने कूटनीति पूर्वक विदेशों से यथासंभव अच्छे संबंध बनाए रखने और गृह युद्ध में विदेशी हस्तक्षेप नहीं होने दिया। उसकी यह दूरदर्शिता नीति इंग्लैंड और फ्रांस के संदर्भ में स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुई। आर्थिक संसाधनों की दृष्टि से उत्तरी संघ दक्षिणी परिसंघ से भी कहीं अधिक समृद्ध था, क्योंकि जो उत्तरी परिसंघ था वहाँ औद्योगिक अर्थव्यवस्था दक्षिणी कृषि अर्थव्यवस्था से प्रत्येक दृष्टि में समृद्ध और सुदृढ़ थी। इस प्रकार राजनीतिक, आर्थिक, सैनिक और कूटनीतिक युद्ध से भी संबंधित इन क्षेत्रों में जो संघ था उत्तरी क्षेत्र की स्थिति अपेक्षाकृत मजबूत थी। दक्षिणी परिसंघ के पक्ष में सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसे युद्ध अपनी भूमि पर लड़ना था। सैन्य कुशलता की दृष्टि से यह क्षेत्र आरंभ से ही आगे था। दक्षिणी परिसंघ को सबसे अधिक गर्व अपने कपास के खजाने पर था। वे इस अनुमान से प्रसन्न थे कि इस कपास की प्राप्ति के प्रलोभन में इंग्लैंड भी उसका समर्थन करेगा, परंतु यह दिवा स्वप्न व्यवहारिक रूप न ले सका, और जैसे जैसे युद्ध बढ़ता गया परिसंघ को अपनी कमजोरियों का पता चलता गया। प्रत्यक्ष संघर्ष का आरंभ। संघ और परिसंघ की सेनाओं में पहला प्रत्यक्ष संघर्ष उत्तरी वर्जीनिया में स्थित बुल रन नामक स्थान पर जुलाई 1861 में आरंभ हुआ। इस समय संघ की सेना का नेतृत्व जनरल इरविन मैकडॉवेल और दक्षिणी परिसंघ की सेना का नेतृत्व जनरल ब्यूरीगार्ड पर रहा था। दोनों ही सेनाओं के सैनिक नए भर्ती हुए थे और उनमें युद्ध के लिए आवश्यक अनुभव का अभाव था। इस युद्ध में परिसंघ की सेनाओं ने संघ की सेनाओं को कड़ी टक्कर दी। परिणामतः संघ की सेना को पीछे हटना पड़ा। इस युद्ध में कोई महत्वपूर्ण परिणाम तो नहीं निकला, तथापि उत्तरी संघ को यह बात स्पष्ट रूप से ज्ञात हो गई कि संघर्ष लंबा खिंचेगा और इसका परिणाम कड़े संघर्ष के बाद ही प्राप्त होगा। लिंकन संघर्ष के विस्तार और तीव्रता से भली भांति परिचित
हो रहा था। वो तीव्रता से सैन्य कार्रवाई करना चाहता था और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने जनरल मैक जनरल मैकलोनन के संपूर्ण संघीय सेना का कमांडर को संपूर्ण संघीय सेना का कमांडर इन चीफ बना दिया। लिंकन की योजना यह भी थी कि सीमावर्ती राज्यों को अपने प्रभाव में लाया जाए और परिसंघ में दक्षिणी बंदरगाहों की नौसैनिक किलेबंदी की जाए, अतः उसने मार्च 1862 में संघीय सेना को आगे बढ़ने का आदेश दिया। पश्चिम में युद्ध का आरंभ 1862 ईस्वी का वर्ष दोनों पक्षों के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ और गृह युद्ध एक निर्णायक स्थिति में पहुंच गया। संघीय सेनाओं ने कमांडर इन चीफ जनरल मैकलोनन ने पश्चिम में मिसिसिपी रेखा पर अपना नियंत्रण स्थापित करने की योजना बनाई। उसकी इस योजना को लिंकन ने भी अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। अप्रैल 1862 ईस्वी में दक्षिणी परिसंघ की सेनाओं ने शिलोह पर अचानक आक्रमण कर दिया। अचानक हुई आक्रमण का सामना करने के लिए संघीय सेना का नेतृत्व यूएस ग्रांट तैयार नहीं था, तथापि इसके बावजूद भी उसने इस प्रतिकूल स्थिति को संभाला तथा परिसंघ की सेना पर आक्रमण करके उसके सेनापति ब्यूरीगार्ड को पराजित किया। परिणामतः ब्यूरीगार्ड को कोरिंथ वापस लौटना पड़ा। संघीय सेना के लिए यह विजय बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। इसके कुछ महीने बाद संघीय सेना ने मिसिसिपी के बहुत बड़े भाग पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। संघीय सेना की इस विजय से दक्षिण की अपराजयता का दंभ भी टूटा। स्वयं राष्ट्रपति लिंकन इस विजय के नेतृत्वकर्ता ग्रांट से बहुत प्रभावित हुआ। इस विजय से पूरी उत्तरी क्षेत्र में उत्साह का वातावरण बन चुका था, परंतु उसे इस युद्ध में संघीय सेना को कुछ कम हानि नहीं उठानी पड़ी और यहाँ तक कि लिंकन के कुछ राजनीतिक विरोधियों ने ग्रांट की इस योजना पर प्रश्न चिन्ह भी लगाया था। तथापि कुल मिलाकर इस समय युद्ध की स्थितियां उत्तरी संघ के लिए अधिक अनुकूल थी। अब हो गया पूर्व में युद्ध आरंभ। संघीय सेना के लिए पूर्व में युद्ध की स्थिति पर नियंत्रण स्थापित करना अपेक्षाकृत अतिरिक्त कठिन कार्य था। उनकी योजना यह थी कि जनरल मैक्डोवेल के नेतृत्व में संघीय सेना वर्जीनिया पर उत्तर की ओर से आक्रमण करेगी। इस योजना को मूर्त रूप भी प्रदान किया गया, परंतु दक्षिणी परिसंघ के योग्य सेनापति स्टोनवॉल जैक्सन ने संघ की सेना की प्रगति को रोक दिया। जैक्सन ने सेनान-डी घाटी पर आक्रमण कर दिया। इसके बाद संघीय सेना के कमांडर इन चीफ मैकलोनन पर अपना ध्यान केंद्रित किया। जैक्सन के आक्रमण के चलते मैकलोनन को पीछे हटना पड़ा, तथापि वह पराजित नहीं हुआ। इसके बावजूद भी मैकलोनन पराजित नहीं हुआ। मैकलोनन को सेना की ओर से यह निर्देश मिला कि वो अपनी सेना के साथ वापस वाशिंगटन लौट आए। उत्तरी संघ की सेना के संगठन के शीर्ष नेतृत्व के स्तर पर कुछ महत्वपूर्ण फेरबदल किए गए। दूसरी तरफ परिसंघ की सेना इस समय रिचमंड की सुरक्षा के प्रति निश्चिंत हो गई। अब परिसंघ के मुख्य सेनापति रॉबर्ट ई ली ने मैनासास के युद्ध में संघीय सेनापति जॉन पोप को पराजित कर दिया। इसके बाद ली ने मैरीलैंड को जीतने की योजना बनाई, जिसके तहत उसने पेंसिल्वेनिया पर आक्रमण कर दिया और अटलांटिक तट और पश्चिम के मध्य रेल संपर्कों को भंग कर दिया। उत्तरी संघ के लिए युद्ध की स्थितियां बहुत प्रतिकूल हो रही थी। इस विषम परिस्थिति में लिंकन ने सेना की बागडोर एक बार फिर मैकक्लेलन को सौंप दी। 17 सितंबर 1862 को एंटीनम नामक स्थान पर मैकक्लेलन और ली की सेनाओं के बीच संघर्ष हुआ, परंतु इसका कोई परिणाम नहीं निकला। इस संघर्ष में ली की सेनाओं को काफी क्षति हुई और उसे वर्जीनिया लौटना पड़ा। इस युद्ध में जो संघ की सेना के जो प्रमुख थे, उसे संघ की सेना के प्रमुख मैकक्लेलन थे, उनको अपने जनरल की सेनापति से हटाया गया। उसको मैकक्लेलन को जो संघीय संघ की ओर से लड़ रहे थे। दास प्रथा की मुक्ति। एंटीटॉम
एंटीटॉम के युद्ध के बाद 22 सितंबर 1862 को लिंकन ने सर्वोच्च सेनापति के अधिकार से यह घोषणा की कि 1 जनवरी 1863 से सभी दास स्वतंत्र हो जाएंगे। इस घोषणा का पहला तत्कालीन सकारात्मक परिणाम ये निकला कि लगभग जो 1.5 लाख स्वतंत्र दास क्या हो गया, संघीय सेना में भर्ती हो गए दास प्रथा की घोषणा, मुक्ति की घोषणा करने से। दूसरा ये सकारात्मक परिणाम ये हुआ कि विश्व जनमत में दास मुक्ति की घोषणा का अच्छा प्रभाव पड़ा और इसका उपयोग उत्तरी संघ ने संघ के लिए नैतिक समर्थन प्राप्त करने में किया गया। अब हो गया युद्ध का निर्णायक चरण। मई 1863 में दक्षिणी परसंघ के सेनापति जनरल ली ने संघीय सेना के जनरल हुकर को चांसलर वेल नामक स्थान पर बुरी तरह पराजित किया। अब लिंकन ने जनरल जी.सी. मीट को संघीय सेना का नेतृत्व सौंपा। जून 1863 के अंत तक परिसंघ की सेनाएं पेंसिल्वेनिया तक पहुंच गई। दोनों सेनाओं के मध्य 1 जुलाई से 3 जुलाई तक गेट्सबर्ग पर युद्ध हुआ। गेट्सबर्ग का युद्ध एक निर्णायक संघर्ष था। इस युद्ध में संघीय सेनापति जनरल मीड ने युद्ध जीत लिया। इसके बाद संघीय सेना ने 4 जुलाई 1863 को जनरल ग्रांट के नेतृत्व में विक्सबर्ग पर अधिकार कर लिया और दक्षिणी परसंघ को 2 भागों में विभाजित कर दिया। इस अति महत्वपूर्ण विजय प्राप्त करके संघीय सेना ने 9 सितंबर 1863 को चटगुना शहर पर अधिकार कर लिया। अब लिंकन ने संघीय सेना के मुख्य सेनापति पद पर जनरल ग्रांट की नियुक्ति की। जनरल ग्रांट ने परिसंघ के सेनापति जनरल ब्राग को पूर्ण रूप से पराजित कर दिया। दूसरी तरफ पश्चिम में संघीय सेना के मुख्य सेनापति सेनानायक विलियम सी शर्मन ने 2 सितंबर 1863 को अटलांटा पर अधिकार कर लिया। इसके बाद शर्मन पर संघीय क्षेत्र को रोता हुआ उत्तर में जनरल ग्रांट से जा मिला। संघ की विजय और परिसंघ का आत्मसमर्पण। मार्च 1865 में संघीय सेनापति जनरल ग्रांट ने पीटर्सबर्ग में परिसंघ का मुख्य सेनापति ली को पराजित किया। ग्रांट ने संघीय सेना का जो जनरल था उसने ली को, जो परिसंघ का मुख्य सेनापति था, उसको हराया। रिचमंड व पीटर्सबर्ग को अपने कब्जे में ले लिया जनरल ग्रांट ने। अप्रैल 9 अप्रैल 1865 को जनरल ली ने संघीय सेनापति ग्रांट के समक्ष आत्मसमर्पण कर लिया। दूसरी तरफ जैक्सन ने भी शर्मन के समक्ष समर्पण कर लिया। 10 मई 1865 को दक्षिणी परसंघ के राष्ट्रपति डेविस पकड़ लिया गया डेविस को। अब गृह युद्ध समाप्त हो गया। उत्तरी संघ की विजय हुई तथापि दक्षिणी संघ के साथ उदारतापूर्वक व्यवहार करने का आश्वासन लिंकन ने दिया। तो लिंकन के राष्ट्रपति पद पर पुनः निर्वाचन। 1864 में लिंकन फिर यूएसए के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुए। 4 मार्च 1965 को राष्ट्रपति के रूप में दूसरा कार्यकाल आरंभ हुआ। 9 अप्रैल 1865 को परिसंघ के सेनापति जनरल ली ने आत्मसमर्पण किया तो समस्त वाशिंगटन में उत्साह की लहर दौड़ गई। इस अवसर पर 14 अप्रैल 1865 की रात में वाशिंगटन के फोर्ड थिएटर में नाटक देखने पहुंचे लिंकन। नाटक के दौरान जॉन विक्स बूथ द्वारा गोली मारकर लिंकन की हत्या कर दी गई। तो फोर्ड थिएटर में नाटक देखने पहुंचे थे लिंकन, सॉरी यहाँ पर लिंकन मिस हो गया, लिंकन पहुंचे थे और उनकी हत्या की गई थी 14 अप्रैल 1865 को जॉन विक्स बूथ के द्वारा। यूएसए के महानतम राष्ट्रपतियों की श्रृंखला में अब्राहम लिंकन का एक विलक्षण कड़ी के रूप में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जब लिंकन राष्ट्रपति पद पर आसीन हुए तो उसके पास कोई राजनीतिक अनुभव नहीं था। पूरा राष्ट्र समस्याओं से घिरा हुआ था। उनके अंदर ऐसी विशेषता थी कि वह निर्णय लेने की क्षमता और उसको क्रियान्वित करने का दृढ़ इच्छा और राष्ट्र और तथा परिस्थितियों के अनुकूल निर्णयों को बदलने का साहस था लिंकन के पास। तो ये वीडियो हो गया अब्राहम लिंकन और अमेरिकी गृह युद्ध के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।